इतने में ध्रुव ने ऑटो वाले की तरफ देखा। अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। जाइए भैया जी, आपका जो मन हो दे दीजिए। आप भी क्या याद रखेंगे, पर जरा ध्यान से रहिएगा। कई राज दबे हैं इस हॉस्टल की दीवारों में, बस कोई ध्यान से सुनने वाला चाहिए इसे। देखो ये चुतियापाना इधर ना करो। तुम ये सब क्या कहना प्रसाद मोमोज के फाड़ नहीं सकते, और साले बनारस के हैं, भोसड़ी के भूतों को भी ठग लेंगे हम। ऑटो वाले ने ध्रुव को आखिरी बार देखा और वहां से चला गया। झमझमाती बारिश में ध्रुव और प्रसाद दोनों अपना सामान लिए भागते हुए हॉस्टल के बड़े से लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे और उस दरवाजे को खोला। अबे इतनी बारिश में सियारों की आवाज। साले जंगल के बीचों बीच कुत्ते सियारों की आवाज नहीं आएगी तो क्या ट्रैफिक की चीची चीची पीपी पीपी आएगी? आगे बढ़ो अब। पता नहीं मैं चुत क्यों आ गया तेरे साथ यहाँ। अच्छा खासा बाप के गले पे बैठा था आराम से। इतना बड़ा हॉस्टल, गलती हो गई भाई, माफ कर दे। यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटे ध्रुव। साले हमेशा तेरा ब्लड फ्लो बिलो द बेल्ट ही होता है क्या? चल अब वार्डन को ढूंढते हैं जल्दी। जहां प्रसाद चारों तरफ हॉस्टल की खूबसूरती को देख रहा था, वहीं ध्रुव का ध्यान बस हॉस्टल के वार्डन को ढूंढने में लगा था, ताकि वो जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंच सके। अपनी किस्मत से भागता हुआ ध्रुव कहां पहुंचा था? बनारस के मणिकर्णिका घाट के पंडितों के बीच ध्रुव का जीवन गुजरा। बचपन में ही माँ बाप के देहांत के बाद उसे उसके दादाजी ने ही संभाला था, जो थे मणिकर्णिका घाट के बड़े पंडित रविशंकर जी। आए दिन लाशें एक साथ 100 चिताएं घाट पर जलते हुए देखना उसके लिए वैसे तो आम थी, पर उसे कभी ये जिंदगी नहीं चाहिए थी, जिस वजह से ध्रुव अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए अपने दोस्त प्रसाद के साथ देहरादून के हॉस्टल आ गया था। बड़ा अजीब हॉस्टल है यार, सारी जगह ही सेम लग रही है। आधे घंटे से वार्डन का ऑफिस ही नहीं मिला। किसे ढूंढ रहे हैं आप दोनों? कौन है पीछे? पीछे देखने पर दोनों की जैसे सांसें थम गई हो। एक बूढ़ा आदमी दोनों के ठीक सामने खड़ा था, हाथ में पुरानी सी लालटेन और गले में एक पुरानी सी चादर ओढ़े। एक आंख सफेद और एक आंख काली, मैला सा गेहुआ रंग और उस पर उसके लाल सड़े से दांत। ध्रुव ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन? मैं नागेश हूँ, नागेश खोसला, इस हॉस्टल का वार्डन। अबे लगता है इनका सिस्टम ना अभी तक 2G में ही अटका हुआ है, अपग्रेड ही नहीं हुआ है। चुप बैठ। ध्रुव ने प्रसाद को कोनी मारकर चुप कराते हुए बोला, एक्चुअली सर हम दोनों नए स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल के कमरे की चाबी चाहिए थी। नागेश मुस्कुराया और उनको इशारा कर अपने पीछे बुलाया। आओ अंदर आओ। दोनों लड़के नागेश की टेबल के पास पहुंचे। नागेश अपने टेबल के पास बढ़ा तो ठीक उसके सर के पीछे कोई काली सी छाया थी, जिसे ध्रुव ने देख तो लिया था पर कुछ कह नहीं पाया। ध्रुव ने कुछ पूछा नहीं, पर नागेश के आते ही माहौल में एक अजीब सी गर्मी बढ़ गई थी। नागेश ने एक चाबी निकालकर ध्रुव को देते हुए कहा, कमरा नंबर 3, सेकंड फ्लोर। काफी रात हो गई है, सीधा कमरे में जाओ और कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत आना। जी ठीक है। नागेश से चाबी लेकर ध्रुव और प्रसाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, पर दोनों को कोई भनक भी नहीं थी कि यह काली रात उन पर कितनी भारी पड़ने वाली थी। सीढ़ियों पर चलते हुए ध्रुव को ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे जगह का तापमान घट रहा हो। एक अजीब सी सड़न की बदबू बार बार उसके नाक को जला रही थी। ध्रुव अपने अलॉटेड रूम कमरा नंबर 3 के पास पहुंचा। अरे ध्रुव यार, ये हॉस्टल अजीब नहीं लगा? मतलब ना कोई शोर शराबा, ना कोई आदमी की आवाज। रात के 9-10 बजे ये लोग सो रहे हैं, कि ऐसे तो हमारे गांव में भी नहीं होता यार। तू ये सब छोड़, हमारा कमरा आ गया, जल्दी अंदर जाते हैं। अबे ये दरवाजे को क्या हो गया? खुल ना। ये साले बुड्ढे ने गलत चाबी दे दी क्या? ये किसकी चीख थी? कौन है वहां?
बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। प्रसाद तू यहीं रुक, मैं देखता हूँ क्या मामला है। ए, पगला गया क्या? रख। वार्डन ने रात में भड़कने से मना किया बे, भूल गया क्या? मारेंगे तो चौपड़। चल यहाँ से। अरे कोई मदद के लिए बुला रहा है, हम ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते। तू कमरे के अंदर जा, मैं देख कर आता हूँ। प्रसाद को किसी तरह समझा बुझाकर ध्रुव उस चीख की तरफ भागा। ध्रुव जितनी तेजी से भाग रहा था, उसे लग रहा था कि उसके साथ साथ और भी कोई भाग रहा है। उसने चारों तरफ देखा पर कोई वहां नहीं था। जिस कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी, ध्रुव के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने उस कमरे के अंदर आग जल रही थी। अंदर बंद एक आदमी चीख रहा था कि कोई उसे बचा ले। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। ध्रुव ने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उस कमरे के दरवाजे का हैंडल भी इतना गर्म था कि ध्रुव के हाथ जल गए। उसने आसपास देखा और वहां उसे एक रॉड दिखी। ध्रुव ने आव देखा ना ताब, उसने तुरंत रॉड से कमरा नंबर 13 के हैंडल पर तेजी से मारना शुरू किया। ये इस कमरे से तो अभी किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यहाँ तो आग लगी थी। फिर ये कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। ध्रुव को लगा जैसे उसने खुली आंखों से कोई बुरा सपना देखा हो। ध्रुव पीछे मुड़कर निकलने ही वाला था कि तभी कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ध्रुव ने कई बार लात घूंसे मारे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। लेकिन जिस हॉस्टल में इंसान की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी, वहां कैसे कोई बाहर से दरवाजा बंद कर सकता है? मुझे अकेला क्यों छोड़ा ध्रुव? पीछे से प्रसाद की आवाज सुनाई दी तो ध्रुव तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। जैसे ही उसने प्रसाद को देखा, उसकी सांसें थम सी गई। कमरा नंबर 13 में बाहर से कड़कती हुई बिजली की रोशनी की वजह से हल्की सी रोशनी प्रसाद के चेहरे पर पड़ी। आंखें अंगारों की तरह लाल, पूरे चेहरे पर चीरे हुए निशान। उसकी दाएं और बाएं तरफ 2 ऑपरेशन टेबल थे, जहां 2 लड़के बेसुध से सोए हुए थे। प्रसाद की आंखों को देखकर डरते हुए ध्रुव ने पूछा, प्रसाद, तुझे क्या हुआ और तू अंदर कैसे आया? जैसे ही ध्रुव ने प्रसाद को हाथ लगाया, उसे लगा उसने बर्फ छू ली हो। अबे तुमको क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना ठंडा कैसे पड़ गया? ध्रुव ने डरते हुए प्रसाद की तरफ देखा तो प्रसाद अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों की तादाद में कई जले हुए लोग थे। उनका पूरा शरीर जल चुका था और उनकी आंखों से लाल खून की धारा बहे जा रही थी। बाहर से गड़गड़ाती हुई बिजली में एक पल के लिए ध्रुव ने एक साथ इतनी सारी आत्माओं को देखा तो जैसे उसे झटका सा लग गया हो। उन आत्माओं ने एक ही तरह के अजीब से सफेद कपड़े पहने हुए थे। गले के पास से सर के पीछे तक जाते हुए टांकों के निशान सब में बिल्कुल एक समान था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उन सारी आत्माओं के पीछे से एक आवाज आई, डरावनी सी आवाज, ऐसी जो इस दुनिया के लोगों से परे हो। मैंने कहा था ना, रात को हॉस्टल में ज्यादा देर तक मत घूमना। उन आत्माओं के बीच से वार्डन नागेश बाहर आए। वो ठीक प्रसाद और उन 2 लड़कों के साथ खड़े हो गए। अंधेरे में भी उनका डरावना चेहरा ध्रुव को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी अजीब सी तकती आंखें ऐसी थी कि जो किसी के भी रूह को झकझोर कर रख दे। अब तेरे यहाँ आने की सजा इन तीनों को मिलेगी। ये कहकर नागेश ने अपने हाथ में एक ऑपरेशन सीजर लिया और सीधा प्रसाद की गर्दन में दे मारा। प्रसाद के गले से अचानक खून बहने लगा। प्रसाद! पूरा कमरा एक बार फिर आग से धधक उठा। आग के लपटों के बीचों बीच घिरा ध्रुव किसी तरह प्रसाद को अपने हाथों में पकड़ता है और उस मनहूस कमरे से निकलने की कोशिश करता है। पर जितना वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, काली रूहें उतना उसके पीछे अजीब भाषाओं में मंत्र पढ़ उसे रोक लेती। ध्रुव, क्या हो रहा है? ध्रुव, ये लोग कौन है? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? कोई मदद करो मेरी, प्लीज प्लीज, मेरे दोस्त को बख्श दो, प्लीज
ध्रुव के आंखों के सामने उसकी गोद में उसके दोस्त की लाश पड़ी थी। वो बिल्कुल सुन्न था और तभी किसी ने एक झटके से ध्रुव के कनपट्टी पर वही ऑपरेशन सीजर घोंप दिया। ध्रुव को लगा जैसे 40 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। वो जमीन पर गिर गया और उसके सामने बस एक ही इंसान का चेहरा था, नागेश, जो उसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोला, डर मत, शुरुआत तो बस अभी हुई है। ऑटो के एक झटके से रुकते ही ध्रुव की अचानक से आंखें खुली। वो बौखला के अपनी सीट पर उठने को हुआ कि तभी उसके कानों में ऑटो वाले और प्रसाद की आवाज गूंजी। बे साले झापड़ मारेंगे, चूतिया समझ रखे हो हमें। प्रसाद को वहां देखकर ध्रुव ने तुरंत प्रसाद को गले लगा लिया। दिन का माहौल था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर ध्रुव अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे ये सारी चीजें क्यों दिख रही थी, ये बुरे सपने क्यों परेशान कर रहे थे। ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने सवालों का सारा जवाब हॉस्टल के गेट से निकलता हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए।